बैक टू माई चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू एंड फॉर फ्यूचर। तो इसका हम यहाँ पर शर्त देख लेते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक अमूर्त व कृत्रिम व्यक्ति, मतलब कंपनी विधान द्वारा निर्मित है जो अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। इसकी एक शेयर मुद्रा होती है और इसे निरंतर उत्तराधिकारी प्राप्त होता है। तो इसका इसमें कुछ मीनिंग, इसका अर्थ दे दिए, ये भी लिख सकते हो, ये भी है। फिर इसका कंपनी की परिभाषा में देखते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 3(1) के अनुसार कंपनी का आशय उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित या पंजीकृत हो, या ऐसी विद्यमान कंपनी से है जिसका निर्माण हम पंजीयन इससे पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। जिसमें प्रो हेनर के अनुसार मतलब परिभाषा इनका, जो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक वही है कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, उसे निरंतर उत्तराधिकारी प्राप्त होता है, जिसे शेयर मुद्रा होती है। उसके बाद हम यहाँ पर विशेषता भी देख सकते हैं, जिसमें 10 प्रकार की विशेषताएं हैं। उसमें से ज़्यादातर के इम्पोर्टेंट ये 3 मतलब 6 ही ज़्यादा याद करना पड़ते हैं। अब आता है कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। वह सामान्य व्यक्ति की तरह संपत्ति क्रय विक्रय व अन्य पक्ष के साथ अनुबंध तथा उन पर वाद प्रस्तुत करता है। वह मतलब सामान्य व्यक्तियों की तरह संपत्ति का क्रय विक्रय व अन्य पक्ष के साथ अनुबंध तथा वाद प्रस्तुत कर सकता है। वह अपने अधिकार एवं दायित्व के निष्पादन में शेयर मुद्रा लगातार कोई कार्य करता है तो ऐसा कार्य कंपनी द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। मतलब अपने अधिकार के लिए और दायित्व के लिए निष्पादन में शेयर मुद्रा लगातार कोई भी कार्य करता है। फिर दूसरा में आता है संपत्ति दायित्व। कंपनी के सदस्य का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक होता है। मतलब जो कंपनी के सदस्य हैं वो जितने अंश खरीदेंगे उसी का सीमित दायित्व होता है। अब आता है तीसरा में पृथक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व अंशधारी से पृथक होता है। मतलब कंपनी का जो अस्तित्व है जो अंशधारी से ही पृथक होता है, जबकि अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं और अंशधारी ही कंपनी के स्वामी होते हैं। पृथक अस्तित्व होने के कारण ही अपने नाम से व अन्य पक्षों से वाद प्रस्तुत करते हैं। ये भी अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं और ये भी अपने देखने पास वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, और अन्य पक्षों पर कंपनी भी अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आता है निरंतर उत्तराधिकारी। कंपनी के किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो गई या उसके पागल या दिवालिया हो जाने पर कंपनी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कोई भी अंशधारी की मृत्यु होगी तो उसकी कंपनी से कोई भी उसका मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह निरंतर चलती ही रहेगी, क्योंकि मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी कंपनी का सदस्य बन जाता है। क्योंकि मृत व्यक्ति भी उस कंपनी का सदस्य बना हो रहता ही है, पहले से वो बना ही रहा, कंपनी स्थित होती है। किंतु अंशधारी जब चाहे अंश बेचकर कंपनी से अलग हो सकता है। जब वो अपनी मर्जी से कर सकता है, वो कभी भी बेच सकता है और कभी भी ला सकता है, और अंश खरीदकर पुनः सदस्य बन सकते हैं। अब आता है पांचवा में अंशों का हस्तांतरण। अंशधारी आसानी से अपनी इच्छा अनुसार अपने अंश का हस्तांतरण किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पर बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति उसका अंश रहता है तो वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को दे सकता है और किसी भी समय में दे सकता है। उसे किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं रहेगी, वह दे सकता है। किंतु निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर उनके अंतर नियमों के अंतर्गत प्रतिबंध रहता है, और जैसे निजी कंपनी में ना वो मतलब प्रतिबंध नहीं रहता, वह उनको सब देख रेख ही चलना पड़ता। अब आता है शेयर मुद्रा। शेयर मुद्रा कंपनी के अतिरिक्त साक्षरता का कार्य करती है। इस पर कंपनी का नाम खुदा रहता है। यदि किसी प्रलेख या शेयर मुद्रा के बिना हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, मतलब इसमें बता रहे हैं कि यदि प्रलेख और शेयर मुद्रा के बिना हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायित्व होगा, कंपनी नहीं। मतलब वो खुद ही उत्तरदायित्व होगा, कंपनी कोई इसमें भाग नहीं देगा। अब सातवां हम देखते हैं अभियोग चलाने का अधिकार। विधान के अनुसार कंपनी अपने नाम से संपत्ति का क्रय कर सकती है। यह अपने हितों की रक्षा करने के लिए दूसरों पर भी अभियोग चला सकती है। सदस्यों की संख्या प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिकतम होना चाहिए। अधिकतम संख्या 2 से सदस्य होते हैं, और एक पब्लिक कंपनी में 7 होना चाहिए और अधिकतम संख्या उनके निर्गमित अंशों की संख्या द्वारा होनी चाहिए।
संपत्ति का स्वामित्व, कंपनी की संपत्ति पर केवल कंपनी का अधिकार। अब कॉमन सी बात है, कंपनी की संपत्ति पर केवल कंपनी के अधिकार का होता है। कंपनी के समापन पर अथवा किसी सदस्य द्वारा कंपनी छोड़कर जाने पर उसे संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं। कोई भी अपनी मर्जी से अपना संपत्ति छोड़ेगा तो उसे कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो। अब आता है विधान द्वारा अंत। जिस पर कंपनी का जन्म विधान द्वारा होता है, उसी प्रकार उसका समापन भी कंपनी अधिनियम में वर्णित विधि द्वारा किया जाता है। जिस भी कंपनी का जन्म विधान द्वारा होता है, उसी प्रकार उसका समापन भी कंपनी अधिनियम के में ही होता है। इसके समापन के लिए न्याय से भी आज्ञा लेनी पड़ती है। तो इसमें कंपनी का प्रकार दिए है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी 3 होते हैं। असीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अब अंशों द्वारा सीमित कंपनी में फिर 3 होते हैं, जैसे निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। निजी कंपनी में हमने देखा था यहाँ पास निजी कंपनी में कम से कम 2 होते हैं और अधिकतम संख्या 200। जैसे सार्वजनिक कंपनी में 700 होते हैं और द्वारा निर्गमित अंशों द्वारा बहुत मतलब सीमित ही रहते हैं, और एक व्यक्ति में तो एक ही रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और आगे की पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में